गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है एप्लीकेशन के ऊपर। हाँ जी सर, यंग इंडिया कौन लिखा था, लाला जी या गांधी जी? यंग इंडिया जो बुक है वो लाला लाजपत राय की है और जो न्यूज़पेपर है वो गांधी का है। ठीक है, चलिए स्वागत है आप लोगों का। और आज का टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है पॉलिटी का। टॉपिक का नाम है जुडिशरी। ठीक, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही थी और एप्लीकेशन में अभी भी थोड़े से ग्लिचेस आ रहे हैं। ठीक है, तो न्यायपालिका का टॉपिक है। ठीक है, कल क्लास नहीं हुई थी बेटा, वो क्लास हट गई है। तो इसके अंदर हमको तीन चीजें पढ़नी है। एक तो हम पढ़ेंगे संरचना यानी स्ट्रक्चर, कि न्यायपालिका की संरचना कैसी है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे उसकी प्रकृति यानी नेचर ऑफ जुडिशरी। और तीसरी चीज हम पढ़ेंगे उसकी भूमिका यानी रोल ऑफ जुडिशरी। ठीक, तो नेचर, रोल और स्ट्रक्चर, तीन चीजें पढ़नी है इसके अंदर। ठीक है, तीन चीजें पढ़नी है इसके अंदर। ठीक है, नहीं कैसे होगा एक क्लास में कंप्लीट। अब स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो भारतीय न्यायपालिका जो है वो एकीकृत न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सबसे ऊपर स्थित अदालत है, जो सबसे ऊपर स्थित अदालत है, सबसे ऊपर स्थित अदालत शीर्ष अदालत होती है। शीर्ष अदालत होती है। ठीक, हाईएस्ट कोर्ट होती है। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन सी अदालत है? तो आपको पता है सबसे ऊपर कौन सी अदालत है? सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर कौन सी अदालत है? सुप्रीम कोर्ट है। तो भारत में सबसे ऊंची अदालत कौन सी होगी? सुप्रीम कोर्ट होगी। भारत में सबसे ऊपर की अदालत कौन सी होगी? सुप्रीम कोर्ट होगी। नहीं, कल क्लास नहीं हुई थी। तो भारत में जो एकीकृत न्यायपालिका है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि सबसे निचले स्तर पे लोअर कोर्ट्स होते हैं, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये क्या होते हैं? निचली अदालतें होती हैं। ये क्या होती हैं? निचली अदालतें। निचली अदालतें होती हैं। उसके ऊपर क्या होते हैं? उसके ऊपर हाई कोर्ट्स होते हैं। उसके ऊपर क्या होते हैं? हाई कोर्ट्स होते हैं, यानी उच्च न्यायालय होते हैं। और फिर सबसे ऊपर आपका क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर आपका क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। सबसे ऊपर क्या होता है बेटा? सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, इस आकार को बेसिकली हम पिरामिड का आकार भी बोलते हैं। जैसे पिरामिड में आपने देखा होगा कि पिरामिड में सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो एक बिंदु पे जाके मिलते हैं ना। चाहे इधर से आप पिरामिड देखो, चाहे इधर से आप पिरामिड देखो, सब ऊपर आके मिल जाते हैं। तो वैसे ही सारी चीजें आकर, न्यायपालिका की सारी शक्ति आकर जिसके अंदर समाहित हो जाती है वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? एकीकृत न्यायपालिका। यानी ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इंटीग्रेटेड है, ऊपर जाते जाते एक में समाहित हो जाता है। इसीलिए कहा गया सबसे ऊपर अदालत जो होती है वो क्या होती है? शीर्ष अदालत होती है। न्यायपालिका क्या होती है? शीर्ष अदालत होती है। ठीक, शिवम पूछ रहे हैं सर सदन कितने होते हैं? कहाँ थे बेटा? क्लास वास नहीं किए हो क्या? दो सदन होते हैं, बताया था ना, लोकसभा और राज्यसभा। और अगर राज्यों की बात की जाए तो कई ऐसे राज्य हैं जिनमें मात्र एक सदन है यानी विधानसभा, और 6 ऐसे राज्य हैं जो द्विसदनीय हैं जिनके अंदर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है।
ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? बताइए, क्लियर है ये पॉइंट? ठीक, चलिए 1935 के भारतीय शासन अधिनियम, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से एक संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय जिसको क्या बोलते हैं, फेडरल कोर्ट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। संघीय न्यायालय की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। भारतीय शासन अधिनियम से क्या हुआ था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था। और ये फेडरल कोर्ट 1 अक्टूबर 1937 से कार्य आरंभ कर चुका था। ठीक, इसने फंक्शनिंग कब से शुरू की थी, तो इसकी जो फंक्शनिंग होगी वो कब से होगी, तो फंक्शनिंग होगी 1 अक्टूबर 1937 से। ठीक है, 1 अक्टूबर 1937 से। तो अगर हम फेडरल कोर्ट की बात करें, फेडरल कोर्ट की बात करें, तो फेडरल कोर्ट 1937 से 49 तक रहेगा, 1937 से 49 तक रहेगा। ठीक है, और फिर 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ से सर्वोच्च न्यायालय ने फेडरल कोर्ट का स्थान ले लिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस्ड फेडरल कोर्ट। ठीक, भारत में सबसे पहले सबसे जो ऊपर की अदालत होती थी उसको हम संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट कहते थे, जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे। अगर आपको फेडरल कोर्ट से ऊपर अपील करनी होती थी तो आपको इंग्लैंड जाना पड़ता था, क्वींस कोर्ट में, महारानी की अदालत में, या किंग्स कोर्ट में, महाराज की अदालत में, या ब्रिटिश कोर्ट में। इसीलिए आपने देखा था इंडियन नेशनल मूवमेंट में कि बहुत सारे नेताओं ने अपना केस लड़ने के लिए लंदन जाते थे। बहुत सारे नेता, तिलक भी गए थे, राजा राम मोहन राय अकबर का केस लड़ने गए थे, अकबर सेकंड का केस लड़ने गए थे। तो पहले सबसे बड़ी अदालत जो होती थी वो इंग्लैंड में होती थी, जिसको आप क्वींस कोर्ट कहते थे। भारत में सबसे बड़ी अदालत कहाँ थी, भारत में सबसे बड़ी अदालत कहाँ थी, भारत में सबसे बड़ी अदालत थी फेडरल कोर्ट। तो नेचुरल है, जब हम आजाद हो गए और हमारा संविधान लागू हो गया तो फेडरल कोर्ट को ही रिप्लेस कर देगा कौन, सर्वोच्च न्यायालय। करेगा कि नहीं करेगा? तो अब इसको आप दो तरीके से बोलते हैं, या तो आप ये बोल सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट सक्सेसर था फेडरल कोर्ट का, फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी है, या आप इस बात को ऐसे बोल सकते हो कि फेडरल कोर्ट वाज द प्रीडिसेसर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फेडरल कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का पूर्ववर्ती न्यायालय कौन था, फेडरल कोर्ट था। कहा जा सकता है, कहा जा सकता है, कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है ना? तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, रिप्लेस कर दिया फेडरल कोर्ट को। ठीक, तो अगर हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो देखो टेक्निकली जो सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो 2 दिन पहले हुई थी, मतलब 24 जनवरी को हुई थी। ठीक है, लेकिन इसको हम मानते कब हैं, इसको हम मानते कब हैं, इसको हम मानते हैं 26 जनवरी 1950 को मानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था,
26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पॉइंट? फेडरल कोर्ट इंडिया में था। शुरू में जो सुप्रीम कोर्ट था, शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट संसद भवन में ही था, संसद भवन में ही था। 1958 में इसे एक अलग स्थान पर लाया गया, लाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट आपका कहां है? न्यू दिल्ली में। पहले क्या होता था कि इंग्लैंड से जब भी इंग्लैंड के प्रिंस आते थे, राजकुमार आते थे, तो पार्लियामेंट के अंदर एक भवन होता था जिसको कहते थे चैम्बर ऑफ प्रिंस। तो जब भी राजकुमार आते थे इंग्लैंड के, तो उस चैम्बर में वो कोर्ट लगाते थे अपनी, और लोग उनसे आते थे अपने बातचीत के लिए, अपने मुकदमे के लिए बात करने के लिए। तो शुरू में सुप्रीम कोर्ट उसी चैम्बर ऑफ प्रिंस में लगाया गया 50 से लेके 58 तक। फिर जो आप बिल्डिंग देखते हो आज की डेट में, सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग बनी है न्यू दिल्ली में, 1958 में सुप्रीम कोर्ट को उस बिल्डिंग में क्या किया गया? उस बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी बिल्डिंग है वो 1958 में बनके तैयार हुई। उसके पहले वो संसद भवन में लगती थी, पार्लियामेंट में लगती थी। क्लियर है पॉइंट? पार्लियामेंट में लगती थी। क्लियर है पॉइंट? बोलिए। ठीक है, चलिए तो अब आ जाए सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट पे तो सुप्रीम कोर्ट आपका किस में आ जाएगा भाई? तो पार्ट 5 में। किस में आ जाएगा? पार्ट 5 में। ठीक है, और आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल इसका है 124 से 147 तक। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 124 से 147 तक। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके गठन की बात की जाए, या सॉरी गठन नहीं, संरचना की बात की जाए, अगर हम इसके संरचना की बात करें तो संरचना बताई गई है इसकी आर्टिकल 124 में। और संरचना के अंदर क्या बताया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है बताओ? नंबर ऑफ जजेस, नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट कितनी बताई गई है? अरे 31 वालों, वर्तमान में कितनी हो चुकी है? 34। ठीक, मतलब एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अदर जजेस, तो दोनों को मिलाकर कितनी हो जाएगी? 34। अब यहां पे ना दो तरह का सवाल देंगे, एक होगा कि कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या कितनी होगी? 34। और दूसरा सवाल आएगा कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 33। तो एक सीजेआई
और प्लस 33 अदर जजेस, तो कुल कितने हो गए? 34 हो गए। ठीक, कुल कितने हो गए? 34 हो गए। समय समय पे इसमें चेंज होता रहा, समय समय पे इसमें चेंज होता रहा है। ठीक है, फिर आ जाओ क्वालिफिकेशन पे कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता आपको पता है, बताइए। भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। मेन बात क्या है? मेन बात क्या है? एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में लगातार, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश हो, लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, अथवा और एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक, 10 वर्षों तक अधिवक्ता हो, अधिवक्ता हो, एडवोकेट हो। ठीक, तो कंटिन्यूअस या तो 5 साल तक क्या रहा हो? जज रहा हो इन वन हाई कोर्ट और मोर देन वन हाई कोर्ट, या तो 5 साल तक जज रहा हो या 10 साल तक क्या रहा हो? एडवोकेट रहा हो। ठीक है, 10 साल तक क्या रहा हो? एडवोकेट रहा हो, अथवा एक और कंडीशन भी है। आमतौर पे हम लोग ये 2 कंडीशन जानते हैं, इसके बाद वाली कंडीशन नहीं जानते। इसके बाद वाली कंडीशन क्या है कि राष्ट्रपति की नजर में महत्वपूर्ण विधिवेत्ता, विधिवेत्ता, विधिवेत्ता का मतलब क्या होता है? विधिवेत्ता का मतलब होता है कानून का जानकार। ठीक, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट रहा हो, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट रहा हो। ठीक, कानून का जानकार हो, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट हो। ठीक है, डिस्टिंग्विश क्या हो? ज्यूरिस्ट हो। क्लियर है? क्लियर है पॉइंट? बोलो, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यही अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, यही हम अगर हाई कोर्ट की बात करें, तो हाई कोर्ट आपका क्या है? हाई कोर्ट आपका पार्ट 6 में है और आर्टिकल है 214 से, आर्टिकल है 214 से 232 तक। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 214 से 232 तक। ठीक, हाई कोर्ट के बारे में क्या बोला गया? तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय, एक
उच्च न्यायालय होगा। क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन? देयर शैल बी अ हाई कोर्ट इन एवरी स्टेट। देयर शैल बी अ हाई कोर्ट इन एवरी स्टेट। पर आपको पता है ऐसा है तो नहीं, ऐसा है तो नहीं, तो परंतु बट संसद को यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार है कि वो दो या दो से, कि वो पार्लियामेंट हैज द राइट कि वह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय, अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और more than two states, for two or more than two states, साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। दो या दो से अधिक जो है वो कर सकती है। तो वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक, 25 हाई कोर्ट्स हैं। करंट में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हैं। इनमें जो 25वां था, 25th हाई कोर्ट जो था वो 2019 में बनाया गया था। कहां पर? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। अमरावती, आंध्र प्रदेश में। ठीक, 25वां वाला कब बनाया गया था? अमरावती, आंध्र प्रदेश में बनाया गया था। ठीक है, अब ये वाली जो बात तुम देख रहे हो, ऊपर वाली बात, ये आर्टिकल 214 में बताई गई है। और ये जो परंतु के बाद वाली बात देख रहे हो, ये बताई गई है आर्टिकल 231 में। तो जब हम इसको पढ़ते हैं ना, तो हम दरअसल क्या करते हैं, आर्टिकल 214 प्लस 231 इनको मिलाकर पढ़ते हैं। ये बात, इनको मिलाकर पढ़ते हैं ये बात। ठीक, तो जब हम केवल कहेंगे 214, आर्टिकल नंबर 214 जब हम बोलते हैं, तो वो कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। और आर्टिकल 231 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट एस्टैब्लिश किया जा सकता है। जब आप दोनों को मिला देंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे? भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु संसद को यह अधिकार है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकता है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? ठीक, चलिए, तो सबसे पहले क्या हुआ था 1862 में? सबसे पहले क्या हुआ था 1862 में? 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। कहां कहां बनाए गए थे? 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। कहां कहां बनाए गए थे बताइए? 3 हाई कोर्ट कहां कहां बनाए गए थे बताइए? आज मैं आप लोगों से ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कचर पचर जरा कम करेंगे और बात को ध्यान से सुनेंगे।
ठीक है। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ठीक। तो कोलकाता, अब इसका नाम क्या है? कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। फिर क्या हुआ? 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट बनाया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट बनाया गया था, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना होता है, जो आपसे पूछा जाएगा, पटना हाई कोर्ट कब बनाया गया था भैया? पटना हाई कोर्ट कब बनाया गया था, बताओ। पटना हाई कोर्ट कब बनाया गया था? फर्स्ट ऑफ मार्च 1916 को बनाया गया था, ठीक। दिल्ली हाई कोर्ट कब बनाया गया था? 1966 में। 1966 में बनाया गया था, ठीक। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा हाई कोर्ट, ये कब बनाया गया? 2013 में। 2013 में। और अमरावती, आंध्र हाई कोर्ट कब बनाया गया? 2019 में। क्लियर है भाई? ठीक। अमरावती वाला 1 जनवरी 1919, 1 जनवरी 2019 को बनाया गया था। 2019 को बनाया गया था। क्लियर है? 1 जनवरी 2019 को बनाया गया था। क्लियर है पॉइंट? तो कई देशों के साझा उच्च न्यायालय हैं, है ना। कई देशों के क्या हैं? साझा उच्च न्यायालय हैं। तो कॉमन हाई कोर्ट कहां कहां के हैं? कॉमन हाई कोर्ट तो पंजाब और हरियाणा। कहां है? चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। गोवा एंड महाराष्ट्र कहां है? मुंबई हाई कोर्ट। असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय, इनका कहां है? गुवाहाटी हाई कोर्ट। कई राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के हाई कोर्ट एक साथ हैं। जैसे अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट आपका कोलकाता हाई कोर्ट के साथ है, ठीक है। उसी तरह से लक्षद्वीप और इन सब का आपका चेन्नई वाले के साथ है, ठीक। जम्मू कश्मीर लद्दाख का एक साथ है, बिल्कुल। मणिपुर का कोई हाई कोर्ट नहीं है। अरे बेटा यहाँ क्या लिखा?
मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों में हाई कोर्ट बनाए गए थे 2013 में। ठीक है, तो कुछ सेंट्रल टेरिटरी और ये सब ठीक। फिर आ जाइए क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन तो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता क्या है भाई? हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता क्या है? एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक, लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता एडवोकेट अधिवक्ता होना चाहिए। एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक क्या होना चाहिए? अधिवक्ता रहना होना चाहिए, या फिर या लगातार 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर कोई भी जुडिशियल पोस्ट, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो 10 साल तक, किसी ट्रिब्यूनल का जज रहा हो, ठीक है, किसी ट्रिब्यूनल का जज रहा हो, ठीक है, तो न्यायिक पद पर रहा हो, ठीक है, न्यायिक पद पर रहा हो। क्लियर है? बताइए, लग रहा तबीयत खराब होने वाली है। बताइए, क्लियर है ये क्वालिफिकेशन? क्लियर है भाई? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल कितना होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल कितना होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल होता है 65 ईयर्स, 65 वर्ष। बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन कितना होता है? 2.8 लाख सीजीआई का और 2.5 लाख अदर जजेस का, अदर जजेस का। ठीक है, सैलरी कितनी होती है? 2.8 लाख सीजीआई की होती है और 2.5 लाख बाकी जजेस की होती है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जज को
शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है भाई? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। क्लियर है? इनका जो पदमुक्ति होती है, पदमुक्ति, रिमूवल ऑफ जजेस, पदमुक्ति या रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक, अरे रिमूवल से पहले अपॉइंटमेंट तो पढ़ लो। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अदर जजेस are appointed on the advice of CJI। अब यहां पर एक कोलोजियम व्यवस्था है, ठीक है, यहां पर एक कोलोजियम व्यवस्था है, ठीक है, और वो जो कोलोजियम व्यवस्था है उसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश होगा और सुप्रीम कोर्ट के 4 और जज होते हैं। ठीक, अब ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस ऐसे नाम सुने रहो। कोलोजियम सिस्टम, कोलोजियम व्यवस्था, क्या हो गया? अच्छा, मैंने कार्यकाल लिख दिया। ठीक तो लिखा था यार, हद हो गई। ठीक तो लिखा था, कार्यकाल ठीक तो लिखा था। ठीक है सर, कल की रिकॉर्डिंग क्लास क्यों नहीं अपलोड? कल क्लास नहीं हुई थी, कल एप्लीकेशन काम नहीं कर रही थी, एप्लीकेशन क्रैश हो गई थी, कोई क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, क्लियर है? तो कोलोजियम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो रही अपॉइंटमेंट की बात। अगर हम रिमूवल बोले, रिमूवल ऑफ जजेस, तो प्रकृति देखिए क्या है। भारतीय न्यायपालिका की जो प्रकृति है ना, शुरू शुरू में हमने क्या देखा? नेचर। भारतीय न्यायपालिका का जो नेचर है, भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका से इसका मतलब क्या है?
स्वतंत्र न्यायपालिका से मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी से इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसका मीनिंग क्या है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का? इसका मीनिंग है कि जजेस की अपॉइंटमेंट और जजेस की रिटायरमेंट, बहुत जजेस का रिमूवल बहुत आसानी से नहीं होता है, एक प्रक्रिया है। जैसे अपॉइंटमेंट में एक कोलोजियम बनता है जिसमें एक चीफ जस्टिस है और 4 अदर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो राष्ट्रपति को नाम बताते हैं, संसद उस नाम पे विचार करती है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति एडवाइस पे क्या करता है, जजेस को अपॉइंट करता है। ठीक है, उसी तरह से रिमूवल जो है तो उनको हटाना भी इतना आसान नहीं है। जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल राष्ट्रपति को हटाने में हम करते हैं, जिसे हम महाभियोग बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं, तो इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से क्या हो सकता है, उसे हटाया जा सकता है। ठीक, याद रखिएगा, महाभियोग शब्द का इस्तेमाल केवल राष्ट्रपति के लिए होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक, क्लियर है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो क्या है भाई ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया है क्या? तो इसका आधार है क्या, आधार क्या है इनको हटाने का? एक तो ये होता है कि वो त्यागपत्र दे दे, एक तो ये होता है कि वो त्यागपत्र दे दे। ठीक, तो एक बात तो यह है कि वो खुद ही अपने पद से हट जाए, त्यागपत्र कर दे, रिजाइन कर दे। किसे रिजाइन करेगा? राष्ट्रपति को। किसे रिजाइन करेगा? राष्ट्रपति को। ठीक, किसको रिजाइन करेगा? राष्ट्रपति को। और एक होता है कि किस आधार पर उसे हटाया जाए, किस बेस पर हटाया जाए, तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो, साबित कदाचार हो। साबित कदाचार का मतलब क्या हो गया कि उसका मिसबिहेवियर प्रूव्ड किया जाए, मिसबिहेवियर क्या किया जाए, प्रूव्ड किया जाए कि हाँ इन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। और दूसरा कि वो असमर्थ हो जाए काम करने में, असमर्थता जाहिर हो जाए, इनकैपेसिटी हो जाए, इनकैपेसिटेटेड। ठीक है, इनकैपेसिटी। ठीक, इन दो आधार पे प्रस्ताव लाया जाएगा। इन दो आधार पे क्या होगा? प्रस्ताव लाया जाएगा। पहले ये आधार होगा और इसके बाद क्या होगा? 2/3 बहुमत द्वारा, 2/3 मेजॉरिटी द्वारा पारित प्रस्ताव, जो कि दोनों सदनों से पास होना चाहिए, दोनों सदनों से पास होना चाहिए, दोनों सदनों से पास होना चाहिए। इट हैज टू बी पास फ्रॉम द बोथ हाउसेस बाई 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया है कि अगर प्रस्ताव लोकसभा में आएगा तो प्रस्तावकों की संख्या, प्रपोजल देने वाले लोगों की संख्या, और राज्यसभा में आएगा तो वहां भी संख्या चाहिए, तभी प्रस्ताव आएगा। तो बड़ी कठिन प्रक्रिया है, इसलिए कहते हैं कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा में 100 प्रस्तावक चाहिए और राज्यसभा में 50 चाहिए, पर ये ऐसे होगा नहीं, आज तक कोई रिमूव नहीं हुआ है। ठीक है, और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हरिलाल जे कनिया। हरिलाल जे कनिया फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। ठीक है, क्लियर है?
चलिए आज के लिए इतना ही। कल ये देखेंगे कि ये मतलब इनका क्षेत्राधिकार, इनका अधिकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या है। कल इसको करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे तो आपका पॉलिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सोशल साइंस में हिस्ट्री शुरू कर देंगे। और देखिए हिस्ट्री में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, आपकी एससीईआरटी की किताब के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। और मैं अभी भी सोच रहा हूं कि अगर मैं हिस्ट्री में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं तो वो शायद ज्यादा बेनिफिशियल होगा, मैं ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाऊंगा वन लाइन फॉर्म में। वन लाइन फॉर्म में प्रस्तावक बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो हिस्ट्री में हम लोग जो है वो, मुझे नहीं लगता कि हमें एक हफ्ते से ज्यादा देना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोड भी पढ़ना है, नहीं नहीं वो नाम जानने हैं। आपकी किताब में एक लिस्ट दिया है, वो नाम बता दूंगा, दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत, दीवानी अदालत में क्या होता है, फौजदारी अदालत में क्या होता है, उसको करके। हाँ टाइम कम बचा है, पढ़ने से ज्यादा क्वेश्चन पे अब वो करो, वन लाइन इनफ होगा। हाँ मैं बाकी तो मैं एक्सप्लेनेशन में बता ही दूंगा ना, ठीक है। देखो वन लाइनर बनाने दो। एमसीक्यू में क्या होता है, देखो बैठ के बनाऊंगा ना एससीईआरटी से निकाल निकाल के। एमसीक्यू में क्या होता है, फिर चार चार ऑप्शन सोचना पड़ता है। कहीं से टीप तो रहा नहीं हूँ कि किसी फोटो ले लूं, कहीं किसी किताब का टाइप करा दूं, वो आपके काम का है नहीं। पूछा जाएगा एससीईआरटी, जितने में मैं कोई किताब विताब से क्वेश्चन निकालूंगा उतने में तो मैं एससीईआरटी से पढ़ के वन लाइनर निकाल दूंगा आपके लिए, और जो निकालूंगा वो आएगा, ठीक है। पढ़ाते चलेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बताते चलेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स नहीं आएगी भाई, काहे इकोनॉमिक्स के लिए परेशान है। क्योंकि फिर निर्वाण 2.0 वालों को वो भी तो पढ़ाना है मुझे, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है। पता नहीं बेटा, मेरे को नहीं मालूम संदीप जी। नहीं नहीं अभी कल तो ये पढ़ेंगे ना, जुडिशरी का पार्ट बचा है भाई, जुडिशरी से क्वेश्चन आएगा। चलो टाटा बाय बाय।